क्लास 12th के सभी बच्चों को एक बार अनुसर का एक नमस्कार। सबसे पहले आपको जानकारी देता हूं कि क्लास 12th में जो आपने एग्जामिनेशन में जो आपका ये पेपर 347 जीएफ कोड अगर आया है तो फिर आप पास होंगे या फेल होंगे, इसकी पूरी डिटेल आज आप जानेंगे। यानी कहने का मीनिंग है कि पेपर कौन कौन से प्रश्न आपने क्या क्या लिखा है, अगर आपने लिखा है तो आपको नंबर कहाँ नंबर मिलेंगे और कहाँ नंबर कटेंगे, इन सब बातों पर आज हमारी पूरी डिस्कशन होगी। अगर आपके पास ये पेपर है तो फिर बिल्कुल लेकर के बैठ जाइए और अपने नंबरों का एवरेज मीनिंग लगा लीजिए कि आपके कितने नंबर आएंगे। कितने नंबर का मतलब है कि अगर आप एक आइडिया ले लेते हैं कि नंबर कितने होंगे तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि आप टॉप करेंगे या फिर फेल हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने पेपर की ये कंडीशंस अपनाई हैं तो 100% आप पास होंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। और अगर आपने इनमें जरा भी चूक की तो गलती फिर भुगतने के लिए तैयार भी रहेंगे आप। देखिए ये क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने था। इन सभी के आंसर्स भी आपको बताता चल रहा हूँ, इसलिए पूरी ध्यान से सुनिएगा हमारी इस बात को। पहला प्रश्न है कि अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो आपकी डिपेंड करती हैं नंबर पर, और नंबर पर परासरण दाब निर्भर करता है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर ये सही है तो फिर एक नंबर अपने खाते में आप जोड़ लीजिए, यानी कि करेक्शन करवा देता हूं, एक नंबर आपको यहां पर भी मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो को देखेंगे। दूसरा प्रश्न अगर आपके सामने है कि निम्नलिखित किसी यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि K2MnO4 में निकालेंगे तो 2 इंटू 1 हो गया Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो Mn लिख लो या फिर यहाँ पर X लिख लो। और यहाँ पर ऑक्सीजन का हो गया 4 और माइनस का 2, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर प्लस की 6 आएगी। इसका मतलब है कि इसका आंसर फिर ये होना चाहिए। अगर आपने यही आंसर लगाया है तो फिर आप अपने खाते में फिर एक नंबर जोड़ लीजिए, तो आपकी कॉपी बिल्कुल इसी तरीके से चेक होगी और इसी तरीके से नंबर मिलेंगे। निम्नलिखित लिगेंड में कौन सा उभयदंती का मतलब होता है एम्बीडेंटेट, यानी निम्नलिखित लिगेंडों में से कौन सा उभयदंती लिगेंड है और समान व्यवहार करता है, तो फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये जो NO2 है ये दोनों तरफ से अटैक कर लेता है, यानी कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है तो फिर अटैकिंग साइट ये भी बन सकती है, यानी कि ये नाइट्रोजन भी अटैकिंग साइट बन सकता है। और अगर ये ऐसे है तो फिर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी अटैकिंग साइट बन सकता है। दोनों अटैकिंग साइट है, इसका मतलब है कि यही एक एम्बीडेंटेट। ये सभी एग्जाम्पल हमने क्लास में आपको याद होगा पढ़ाए थे। तो अगर आपने यही आंसर लगाया तो फिर अपने खाते में आप एक नंबर जोड़ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है ना, मज़ा आपको आ रहा होगा, तो इसलिए ध्यान दीजिए। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के रोजनमंड अपचयन, तो रोजनमंड अपचयन मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है और इस पर लिख लीजिए कि आएगी, ये भी मैंने बोला था। और इससे हमेशा एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अगर आपने यही लिखा है तो फिर आप एक खाते में एक नंबर जोड़ लीजिए। और इसी तरीके से निम्नलिखित में कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो प्राथमिक एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधे रहते हैं। तो अगर आपने यही जवाब लिखे तो फिर 6 नंबर आपके बिल्कुल यहाँ पर फाइनल हो जाते हैं। तो अब तक आपने 6 नंबर ग्रहण कर लिए और 6 नंबरों के बाद अब आपके और कितने नंबर आएंगे, तो दिल थाम करके बैठे रहिए। अनुसार आपको एक एक नंबर का जायजा आज की इस वीडियो में देंगे कि आपके आखिरकार नंबर कितने आने वाले हैं। स्टेप मार्किंग चल रही है, मस्ती के साथ में आपके नंबर इकट्ठे हो रहे हैं और अब रिजल्ट भी आपके सामने होगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ग्लूकोज ये का मोलर द्रव्यमान दे रखा है और इसके इतने ग्राम को इतने जल में घोला गया है, तो फिर आपको पता होना चाहिए विलयन की मोललता M बराबर, यहाँ पर हम लोग W इंटू 1000 अपॉन M2, यहीं से W2 ले लो, तो यहाँ M2 इंटू W1 लगा देंगे और W2 की वैल्यू यहाँ पर 2.82 ग्राम दी है और यहाँ पर आप 1000 रखेंगे ही रखेंगे और नीचे आप मॉलिक्यूलर मास 180 रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर 30 ग्राम जल लगा देंगे। तो यहाँ पर अब अगर ये वैल्यू आपने रखी हुई है तो फिर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि फिर नंबर आपके डन है। यानी कि अगर आपने ये सब वैल्यू लिखी है तो यहाँ तक आपको एक नंबर मिल जाएगा। और अगर आपने आंसर कैलकुलेट कर दिया, आंसर मैं इसकी कैलकुलेशन निकाल देता हूँ कितनी आएगी। इसकी कैलकुलेशन ये 0 से 0 2 0 काट दो, ऊपर हो गया 28.2 डिवाइडेड बाई 54।
है ना। तो यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करके आंसर की कैलकुलेशन कर लेता हूँ तो फिर मुझे मिल जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 18, ये हो गया 28.2 डिवाइडेड बाई हो जाता है आपका 54। तो ये 0.55 के आसपास अगर आपका आंसर इसका आया है, 0.522 के आसपास अगर आंसर आया है तो फिर आप मान के चलिए कि आप इसमें भी अपने 2 नंबर जोड़ लीजिए, और केवल फार्मूला लिखा है तो फिर आप 1 नंबर जोड़कर आगे बढ़ जाइए। यानी कि अब आपको पता लग रहा होगा ना किस तरीके से हम लोग नंबरों का कलेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्रोमाइट एस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि आपको बताई गई है, क्रोमाइट और, है ना, FeCr2O4, FeCr2O4 क्रोमाइट एस्क का फार्मूला भी आपको पता रहना चाहिए। अगर आपने केवल FeCr2O4 केवल क्रोमाइट और का फार्मूला ही लिखा है तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। और इसको मैं मेथड बनाने की पूरी विधि लिखी, किस तरीके से आप बनाएंगे। पहले इसकी रिएक्शन Na2CO3 से कराइएगा, और Na2CO3 से जब कराएंगे तो आपका Na2CrO4 मिलेगा, और Na2CrO4 की रिएक्शन जब फिर दोबारा आप कराएंगे इसकी Na2CO3 से H2SO4 से कराएंगे तो फिर Na2Cr2O7 मिल जाएगा, और Na2Cr2O7 जब मिल जाए तो उसने आपने KCl से अगर रिएक्शन कराई होगी तो फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यानी यहाँ पर अगर आपने जो भी चीज़ लिखी है उसका आप नंबर, यानी पोटेशियम क्रोमेट और लिखा है तो 1 नंबर जोड़ लीजिए, और डाइक्रोमेट आयन की संरचना अगर आपने बनाई हुई, आयन की संरचना बनाई हुई है तो फिर आयन की संरचना इस तरीके से बनती है, आप ध्यान दे पा रहे होंगे। यहाँ Cr इस तरीके से, यहाँ 3 ऑक्सीजन लगेंगे, इधर भी 3 ऑक्सीजन लगेंगे, इस तरीके की संरचना बनाई तो 1 नंबर और आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर आपके हो जाएंगे टोटल। तो इस तरीके से आप डाइक्रोमेट आयन वाले क्वेश्चन में भी आप अपने 2 नंबर बढ़ा लीजिए। तो नंबर अगर पास होंगे फेल, ये पूरी जानकारी आज आपको ये वीडियो दे देगी। तो 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। उप सहसंयोजन सिद्धांत वर्नर का अगर आपने पूरा लिखा हुआ है, वर्नर के अकॉर्डिंग 2 वैलेंसीज बताई गई थी, एक वैलेंसी होती है प्राइमरी और एक वैलेंसी होती है सेकेंडरी। एक प्राइमरी वैलेंसी को बताया गया जो नॉन आयनाइज होती है, और एक सेकेंडरी वैलेंसी को बताया गया जो आपकी जो है प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल होती है। जो आयनाइज हो जाती है वो प्राइमरी, जो नहीं हो वो सेकेंडरी। इस तरीके से बर्नर के सिद्धांत को समझाया गया था। बर्नर के सिद्धांत के अगर आपने सभी 4-5 पॉइंट बढ़िया करके लिखें तो फिर यहाँ पर भी आप अपने 2 नंबर जोड़िए, नहीं तो फिर 1 नंबर की संतुष्टि आपको करनी पड़ेगी। SN2 रिएक्शन पर तो मैंने बिल्कुल 100% लिखा था, और SN2 रिएक्शन की अगर क्रिया विधि आपने लिखी है तो फिर आप 2 नंबर डिट्टो मान करके चलिए। सभी क्वेश्चन अगर आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं तो ये जितने भी क्वेश्चन है सभी क्लास में समझाए गए थे, यानी कि जब आपको पढ़ाया जा रहा था तो ये सभी क्वेश्चंस आपको कराए गए थे। इसका मतलब है फिर आपको जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए कि हम लोगों को वैसा ही लिखना चाहिए था जैसा क्लास में बताया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चले आइए। परासरण दाब क्या है, इसको समझाया था। अगर आपने ये बिल्कुल सही दे रखा है तो फिर यहाँ पर आप अपने 2 नंबर जोड़ लीजिए। अम्लीय फिनॉल की अम्लीय प्रकृति लिखने के साथ साथ आपको फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि आपने फिनॉल के रेजोनेटिंग बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। फिनॉल इसीलिए एसिडिक होता है ना, क्योंकि ये एक H पॉजिटिव आयन देता है। तो फिर यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। टॉलन अभिकर्मक क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। एल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक के साथ में जो रिएक्शन देता है, अगर आपने ये लिखी, मान लो ये भी रिएक्शन लिखी, ये मैंने एल्डिहाइड लिया और इसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पर जो है वो Ag2O से करा दी, वैसे तो ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर RCOOH बन जाएगा और साथ में 2Ag यानी सिल्वर मिरर मिलेगा। नहीं तो फिर आप ऐसे करके Ag और NH3 का होल ट्वाइस करके भी लिख सकते हो पॉजिटिव, और साथ में एक OH नेगेटिव आयन के साथ में 2 OH नेगेटिव आयन के साथ में वाटर पर रिलीज करा के लिख सकते हो। डीनेचुरेशन मैंने पढ़ाया था कि प्रोटीन को जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में तोड़ने की प्रोसेस को डीनेचुरेशन बोलते हैं। तो अगर आपने सब कुछ लिखा है तो 2-2 नंबर आपके खाते में जुड़ते चले जाएंगे। तो अब आप पास होंगे या फेल होंगे, क्या स्थिति रहेगी आपकी, ये पूरी आपको इस वीडियो में जानकारी मिल रही होगी। अपना पेपर उठाइए और जोड़ लीजिए, नंबर आपको अपने आप पता लग जाएंगे। मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि डेल्टा टी यानी यहाँ पर KF की वैल्यू आपकी जानकारी चाह रहा है। W2 आपको दिया हुआ है और इसका मॉलिकुलर मास आप निकाल ही लेंगे। 12 दूनी 24 यानी कि 24 + 6 प्लस से आपकी ये 16 दूनी 32 32। अगर आप जोड़ लेते हैं 6 × 10 दोबारा के 2 हाथ से लगा 1 हो गया, तो 3 3 6 और 6 12 यानी कि 122 अगर आप यहाँ लिख देते हैं ना, तो इसका मतलब वो फार्मूला लगा लेंगे ना। फार्मूला कौन सा लगेगा, डेल्टा TF =
जल के मूल लवणता स्थिरांक का मान बने जलीय विलयन हिमांक यानी कि डेल्टा TF की गणना आपको करनी है। हिमांक कितना घटा है तो जल का मूलल अवनमन स्थिरांक इतना है तथा जल का घटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सिंपल डेल्टा TF इज इक्वल टू मूलल अवनमन स्थिरांक की को परिभाषित करना है, कैलकुलेट नहीं करना, परिभाषित करना है। तो इसके लिए फिर आपको डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M करना पड़ेगा। M की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी और डेल्टा TF इज इक्वल टू KF करना पड़ेगा। तो यहाँ बताना पड़ेगा कि मूलल अवनमन स्थिरांक वो डिप्रेशन यानी मूलल अवनमन स्थिरांक वह मूलल अवनमन होता है, यानी कि वह अवनमन होता है जब मूललता कितनी होती है, 1 होती है, यूनिट होती है। और अब आपको निकालना है TF की वैल्यू निकालनी है। तो TF की वैल्यू आपको निकालने के लिए पहले डेल्टा TF चाहिए। KF आपको दिया हुआ है, W2 आपको दिया हुआ है, 1000 आप रखेंगे, यहाँ से M2 रखेंगे और यहाँ से आपको W1 रखना पड़ेगा। सभी वैल्यूज दे रखी हैं आप, ये वैल्यू KF की दे रखी है, ये वैल्यू KF की दे रखी है, नोट करिए। ये आपका W1 दे रखा है और ये आपका W2 दे रखा है। इसका मॉलिक्यूलर मास M2 आप यहाँ से रख लीजिएगा। अगर आंसर आपने एग्जैक्ट निकाला है तो फिर आपके खाते में ये 3 नंबर बहुत प्यार से जुड़ेंगे। कोलार्स का नियम भी मैंने पढ़ाया था, कोलार्स का नियम आपने अगर लिखा है तो इसका मतलब 2 नंबर, और वैद्युत अपघटनी की मोलर चालकता भी बताई थी, अगर आपने ये लिखा है तो फिर 1 नंबर आप यहाँ पर जोड़ लीजिए। अभिक्रिया की आणविकता कोटि में क्या डिफरेंस है, तो अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट बिल्कुल करना है, तो यहाँ तक आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर 3/4 पूर्ण करने पर लगा समय आपने 2 गुना कैलकुलेट कर दिया हाफ लाइफ, तो फिर मान लीजिए आपको तीनों नंबर यहाँ पर बिल्कुल दान हो जाएंगे। तो फिर बिल्कुल बेस्ट मेथड के साथ में आप आंसर निकालिए। लेंथ एंड वाइड पर तो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया था, आपको याद है मैंने लिखा था कि बच्चों इसे इस पर लिख लो कि आएगा, तो देखो यहाँ पर आया। तो इसके नंबर भी फटाफट आप 2 जोड़ लीजिए। और जिंक डाई पॉजिटिव आयन में अगर ये सफ़ेद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर्ड होते हैं। युग्मित अगर आपने वर्ड यूज़ किया है तो नंबर मिलने, यहाँ पर युग्मित नहीं होते, अयुग्मित होते हैं, अयुग्मित होते हैं। तो फिर मान के चलिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो जब अयुग्मित होंगे तो फिर नीले रंग होना उनका निश्चित हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपने करे हैं ना तो फिर ये मान लो कि बस एकदम बढ़िया नंबर आपको मिलने वाले हैं, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आप ये जान लें कि 5वें क्वेश्चन पर आइए, सीसा संचायक सेल की डिस्चार्जिंग की रिएक्शन भी मैंने पढ़ाई थी, अगर आपने लिखी है तो 2 नंबर आप खटाखट यहाँ पर जोड़ लीजिए। और इसमें कुछ नहीं करना, ई राइट माइनस ई लेफ्ट से आप E0 सेल निकाल लीजिए, E0 सेल निकाल लीजिए। और जब E0 सेल आ जाए तो फिर E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, और यहाँ पर 0.0591 अपॉन n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी जाएगी। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट यहाँ पर कॉपर डाई पॉजिटिव होगा और रिएक्टेंट में यहाँ पर आपका Ag पॉजिटिव, लेकिन इसकी पावर 2 अगर आपने लगाई है तो आंसर एग्जैक्ट आया होगा, तभी आप अपने 2 नंबर जोड़िएगा, अन्यथा बिल्कुल 2 नंबर नहीं जोड़िएगा। अगर आपने पावर गलत की है तो फिर नंबर आपको आधा मिल सकता है और कोई संभावना यहाँ पर नहीं बनती है। ये क्वेश्चन NCERT बेस है, पूरा पेपर NCERT से आया। एक तो बात आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी। तो अब जो लोग कहते थे कि NCERT से पेपर नहीं आता तो वो अपना पेपर उठाएं और देखें, उनके मुंह को बताओ कि NCERT पढ़ के पढ़ाओ, तभी काम चलेगा। यानी किसी अभिक्रिया पर वेग का उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बताना पड़ेगा कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। प्रथम कोट की अभिक्रिया 50 मिनट में, यानी कि हाफ लाइफ आपको दे रखी, हाफ लाइफ, और 80% पूर्ण होने में समय कितना लगेगा, तो आपको दोनों वैल्यू लगानी। फार्मूला आपके सामने रखा है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। यहाँ से आपको 40% पूर्ण हो रही 50 मिनट में, तो ये हाफ लाइफ निकाल लीजिएगा। तो जब हाफ लाइफ निकल आएगी तो फिर K भी निकल आएगा, क्योंकि आपको पता है K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो उसके बाद फार्मूला इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लीजिएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन 100, फाइनल 80% पूर्ण हो गए तो 20% बची, तो इसका मतलब है फाइनल आपकी 20% पर निकाल के कैलकुलेशन कर दिए। तो फिर आप अपने 3 नंबर फिर जोड़ दीजिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उपसह संयोजन यौगिक में आयनन समावयवता, मैंने बताया था कि अगर आपने आयनन समावयवता लिखी है और उपसह संयोजन समावयवता लिखी है तो नंबर आपको मिलना निश्चित है। इनके IUPAC नाम क्लास में आपको लिखवाए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम आपका इथाइलिन डाइमीन बिस हो जाएगा, तो यहाँ पर बिस इथाइलिन डाइमीन होगा, डाइक्लोराइड होगा, मैं लिख देता हूँ बिस इथाइलिन डाइमीन बिस, यहाँ पर आ गया आपका इथाइलिन बिस इथाइलिन डाइएमीन, बिस इथाइलिन डाइएमीन, और यहाँ पर आ गया आपका डाइक्लोराइडो
राइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यहाँ पर कोबाल्ट आ जाएगा, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड यहाँ पर लिख दिया है तो सही है। उसके बाद यहाँ पर आयरन आ जाएगा और एक बार फेरिक फेरोसाइनाइड इसे बोला जाता है, फेरिक फेरोसाइनाइड बोला जाता है, यहाँ पर आयरन लिखा जाएगा। उसके बाद जो है उसके अंदर हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड लिखा जाएगा, फेरेट थर्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका नाम भी आप लिख लीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था। तो अगर आपने ये किया हुआ, इसके बाद आइए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पढ़ाया गया कि आपको कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। 4 नंबर पाने हैं तो का ग्लूकोज फ्रक्टोज के बीच में डिफरेंस लिख देना था। और विटामिन ए सी के, अरे ए का तो आपका पता है कि जितनी भी है गाजर खाओ, है ना, विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। और सी के लिए आपने आंवला लिख देना था, संतरा लिख देना था, जितने भी। और इनसे स्कर्वी हो जाता है, इससे रतौंधी, ए से रतौंधी होता है, सी से स्कर्वी हो जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये पेपर। अब आपने अगर इसके बाद आगे ध्यान दिया तो निम्नलिखित अभिक्रियाएं मैंने पढ़ाई थी क्लास में, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम इथॉक्साइड, ये आपका विलियमसन सिंथेसिस हो गई, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, फिटिक, इन सभी पे इंपॉर्टेंट लगे थे। अगर आपने सभी जोड़े हैं तो फिर अपने खाते में एक एक नंबर खटाखट डाल लीजिए। और एक एक नंबर जब डालेंगे ना तो नंबरों का भंडार आ जाएगा आपके सामने, सभी बच्चे होंगे पास। इस बात का ध्यान दीजिए। क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्लोरीन आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्लोरीन को मैंने समझाया था क्यों है, और क्लोरोबेंजीन का ही एग्जाम्पल देना था। फ्रियोन और डीडीटी के उपयोग भी आपको लिखने थे। अगर यहाँ पर ये सब आपने लिखा है तो 2 नंबर इसके चले जाएंगे और 3 नंबर इसके, यानी कि 5 नंबर टोटल यहाँ से भी आपको मिलने चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। खा पार्ट में देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिस पर लगातार क्वेश्चन आता है। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको बताया गया था कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन से लिखिएगा। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये 3 नंबर में दिया इन्होंने। 2 नंबर में केवल विलियमसन संश्लेषण आपको बताया गया है। 1 मिनट का समय दीजिए आप। तो यहाँ पर ये वाला विलियमसन संश्लेषण एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो यहाँ पर आपने संक्षिप्त टिप्पणी अगर लिखी है तो फिर डन है, आपको नंबर यहाँ पर भी मिलना है। क्या होता है जब पर चले आइए, एनिसोल की अभिक्रिया आपको लिखनी थी AlCl3 की उपस्थिति में एसिटाइल क्लोराइड से लिखनी थी। तो यानी कि एनिसोल का फार्मूला भी आपको पता होगा, तब भी आपको नंबर यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि किस तरीके से नंबर हमें इकट्ठा करना है। फिनॉल की जलीय NaOH के साथ में जब आप रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म के साथ में आपको याद होगा रीमर टीमन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये रीमर टीमन रिएक्शन है, तो रीमर टीमन पर भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन अभिक्रियाओं को जरूर पढ़िए और की होंगी तो नंबर फिर अपने एक एक फटाफट आप ऐसे करके एक यहाँ जोड़ लीजिए, है ना। इन नंबरों को विशेष तौर से ध्यान देना है। 1 नंबर यहाँ। और एल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, ये लगभग बच्चों से नहीं हुआ होगा, यानी कि 3 नंबर यहाँ पर थे। तो ये क्वेश्चन आपका नुकसान में जा सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर पूरी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या होता है जब वाली सभी अभिक्रिया, एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपो आयोडाइड से कराइए, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट वाली कंडीशन इसमें पैदा की गई। एसिटल्डिहाइड को अमोनिया के साथ में अभिकृत करते हैं। एसिटिक एसिड की सांद्र H2SO4 से यानी एस्ट्रिफिकेशन वाली अभिक्रिया आई है। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बना कर दिखाया था कि यूरोट्रोपिन बनता है, यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये वाली रिएक्शन भी मैंने खूब समझाई थी। बेंजीन को निर्जल AlCl3 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आ गई आपकी गेटरमैन कोच अभिक्रिया। तो यहाँ पर गेटरमैन कोच भी है, गेटरमैन कोच, और देखो गेटरमैन आगे भी दे रखी है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है ये। ध्यान दीजिए, अगर आपने करी है तो फिर सब में एक एक नंबर आप अपना ऐड कर लीजिए, और नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से अपना बिल्कुल हताश नहीं होइए, सभी लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसी तरीके से क्रॉस एल्डोल मैंने बताया था, इटार्ड कैनिजारो पर तो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाया था। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने लिखा, देखो कार्बेलेमीन भी आ गई, गैब्रियल, जितनी अभिक्रियाएं मैंने सब पढ़ाई थी सभी अभिक्रियाएं आई हुई हैं, कहीं पर कोई फॉर बट नहीं। प्राथमिक सेकेंडरी टर्सरी अमीन के क्वथनांक ज़्यादा क्यों होते हैं, मैंने आपको समझाया था। ये सभी हिंसबर्ग रिएजेंट पर भी मेरा इंपॉर्टेंट लगा हुआ। तो अगर आपने सभी नंबर जोड़े तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 नंबर ले लीजिए, और यहाँ पर आप 2 2 और 1 नंबर अपना जोड़ लीजिए।
तो टोटल जो आपके 70 नंबर का पेपर था, इस टोटल 70 नंबर के पेपर में अगर आपके नंबर इस कैटेगरी से चल रहे हैं तो फिर मान के चलिए कि 100% आपको सफलता मिलने वाली, कोई इसको रोक नहीं सकता। इसलिए ध्यान दीजिए कि आप इस पेपर पर, जो पेपर ये मेरे पास में है, इस पेपर से आपको मैंने डिटेल बताई है। तो अगर आपके पास ये पेपर है तो इस पेपर को निकाल लीजिए और एवरेज निकाल लीजिए। मैं आपको बिल्कुल वादा करता हूँ कि इस पेपर में अगर आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है तो फिर 50 मार्क्स 70 में से कहीं नहीं गए जो आप आसानी से पा न लें। और आपने अगर यहाँ पर 50 मार्क्स आपने पा लिए हैं ना, तो फिर ये मान के चलिए कि आप 80% के व्यक्ति बन चुके हैं। और अगर आपने जरा भी मेहनत की होगी ना, तो 60 नंबर 70 में से आना बहुत बड़ी बात इस पेपर के लिए नहीं थी। यानी 60 नंबर लाना 70 में से बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो आप इसको आसानी से ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी पता लगे कि आखिरकार नंबर पास होंगे या बच्चे होंगे फेल। तो जरूर जानकारी मिलेगी और आप कैसे नंबर बटोरेंगे ये जानकारी भी आपको पूरी दूंगा कि नंबर आपको कैसे मिलने चाहिए। तो पूरी वीडियो के साथ में बने रहिएगा। हम आपको जरूर बताएंगे कि किस तरीके से ऐसे लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे कि आखिरकार अब आगे कितनी स्टेप्स जो हैं वो आपको चलने चाहिए नंबरों के लिए, है ना। चलिए, और पास होने के लिए जानकारी आपको है ना, 23 नंबर चाहिए होते हैं।